हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। आज डेट है 16 सितंबर 2020 और इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डिस्कशन एंड एनालिसिस के फर्स्ट पार्ट मतलब इंडियन एक्सप्रेस के केवल एडिटोरियल पेज की बात करें तो देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। आज ये पांचों आर्टिकल कहीं ना कहीं रेलेवेंस रखते हैं अपनी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और कुछ जानकारी के लिए, तो वो अपन पांचों के पांचों डिस्कस करेंगे और जल्दी से जल्दी क्विकली समझाने की कोशिश करूंगा मैं ये सारे आर्टिकल्स आपको। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं ये वाला आर्टिकल, फर्स्ट वन, क्वेश्चन एंड आंसर। अभी पार्लियामेंट का जो मॉनसून सेशन चल रहा है उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। इसके बारे में अपन ऑलरेडी जान चुके हैं कि क्वेश्चन आवर को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है इस सेशन के लिए, क्योंकि कोविड-19 आउटब्रेक होया हुआ है। दूसरा, जो 0 आवर है उसको भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा रोक दिया गया है। दैट मीन्स कि ऑपोजिशन के हाथ में जो टूल्स हुआ करते थे ना, किस तरीके से वो जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी वो फिक्स कर सकते थे, तो वो कहीं ना कहीं कम पावरफुल है अभी ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं। तो उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं थोड़े से कंसर्न्स पहले अपन आर्टिकल्स में डिस्कस भी कर चुके हैं, बट अभी अपन थोड़ा सा और देख लेते हैं। हल्का सा ब्रीफिंग कर दूंगा मैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि पार्लियामेंट जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर वाइडर इश्यूज़ को डिबेट करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। आज जो इंडिया में जितने भी इश्यूज़ है, चाहे एक्सटर्नली देखें चाहे इंटरनली देखें, उन सारे इश्यूज़ पे एक थॉरली डिस्कशन होना चाहिए, डिबेट होना चाहिए और अच्छे आउटकम के बेसिस पे गवर्नमेंट को आगे कदम उठाने चाहिए। चाहे वो चाइना के साथ फेस ऑफ हो लद्दाख, ईस्टर्न लद्दाख में, या पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी आई हुई हो कोविड-19 की वजह से, तो यहाँ पर लोगों के पास में एक राइट होता है कि वो जाने कि सरकार क्या कर रही है। तो जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो एमपीज हैं, उनकी ड्यूटी भी बनती है और उनको ये राइट भी है कि वो इन्फॉर्मेशन गेन करें कि सरकार किस तरह और क्या काम आगे करने वाली है और क्या उनके क्या रेपरकशंस हो सकते हैं, उनके बारे में डिटेल डिस्कशन होना चाहिए। वैसे तो अगर डिप्लोमेटिकली कोई इशू आए या फिर नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई इशू आए तो ऑल पार्टी मीटिंग ऑर्गेनाइज कर दी जाती है जब ऑपोजिशन कोई भी सवाल उठाते हैं तो उनसे रिलेटेड। बट उनके अलावा भी बहुत सारे इश्यूज हैं, जैसे कि इकोनॉमी आज क्राइसिस फेस करती जा रही है। प्री कोविड एरा की बात करें, टाइम की बात करें, तो तब भी तो इकोनॉमी धीरे धीरे डिक्लाइन कर रही थी और कोविड-19 की वजह से एक्सेलरेशन और बढ़ गया है इकोनॉमी के डिक्लाइन करने का। तो एक तो इससे रिलेटेड अच्छे से डिबेट होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि आगे भी अपने को बहुत सारे इश्यूज को फेस करने की हो सकता है, फेस करना पड़े अपने को। क्योंकि मैं जो आइडिया पेज पे जो अपना डिस्कशन है ना, उसमें एक ट्रिलेमा के बारे में बताया हुआ है, ठीक है, इन्फ्लेशन के बारे में, रुपये के एप्रिशिएशन के बारे में और आरबीआई के रोल के बारे में पूरी डिटेल में अच्छे से बात करेंगे कैपिटल इन्वेस्टमेंट में। तो इकोनॉमिकल इश्यूज जो हैं उनको भी अच्छे से डिस्कस करना चाहिए। माइग्रेंट क्राइसिस जो देखे गए कोविड-19 की वजह से, लॉकडाउन इंपोज करने की वजह से, तो उन माइग्रेंट्स की कैसे वेलफेयर इंश्योर की जा सकती है जो अब गाँव में पहुँच गए हैं, तो उस पर भी होना चाहिए। क्योंकि इंश्योर तो की करने के लिए नरेगा जैसी जो पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया है, बहुत पैसा दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा भी रिसेंट टाइम में, तो उसका क्या आउटकम रहा है वो थोड़ा देखने वाली बात है, उस पर डिस्कशन होना चाहिए। ऐसे ही कोविड-19 के बाद में वर्ल्ड में आप देखोगे तो ज़्यादातर एग्जीक्यूटिव्स है ना वो पावरफुल होके निकले हैं। इंडिया की बात नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड। कहने का मतलब गवर्नमेंट ने अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा असर्ट किया है। चाहे आप यूके में देखो, ठीक है, लिबरल डेमोक्रेसी है ना वो, तो वहाँ पर भी आप देखोगे तो जो रूलिंग पार्टी है ना, उन्होंने एग्जीक्यूटिव्स ने अपने हाथ में ज़्यादातर पावर ले ली। इवन जो इक्विपमेंट्स थे, रिक्वायरमेंट थी पीपीई किट्स की हो गई या वेंटिलेटर्स को प्रोड्यूस करना हो गया, वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया, अपने खुद के अंडर में ही रिसर्च करवाई और फिर उसके बाद में नए नए इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कराया। क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो गई थी, चाइना का डोमिनेंस हर एक सेक्टर में। हर एक कंट्री यूं एक हेल्पलेसनेस का सामना कर रहा था कि हर चीज़ चाइना से इंपोर्ट हो रही है, तो वहाँ पर फिर गवर्नमेंट्स ने असर्ट करना शुरू कर दिया। तो कोविड-19 की वजह से अल्टीमेटली एग्जीक्यूटिव्स बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए, ठीक है। तो इससे क्या है, जो काउंटरवेलिंग इंस्टीट्यूशंस है ना, जैसे लेजिस्लेचर हो गया या फिर अपन बात करें जुडिशरी हो गई, तो वो कहीं ना कहीं वीकन होती हुई दिखाई दे रही है, जो कि चेक्स एंड बैलेंसेस का काम करती है। गवर्नमेंट अगर कोई भी काम करती है तो उनसे सवाल पूछना कि भाई आपका ये करने का क्या पर्पस था, क्या आउटकम निकला, क्या एफिशिएंसी रही, तो और कहीं गलत एक्सट्रीम कदम तो नहीं ले रही है एग्जीक्यूटिव्स, या उन पर लगाम लगाना।
तो कहने का मतलब ये है कि आज के टाइम पे जो आर्ग्यूमेंटेटिव और डेलिबरेटिव स्पेस जो है ऑपोजिशन पार्टीज के लिए, जहां पर एग्जीक्यूटिव्स की अकाउंटेबिलिटी वो वाइडर स्पेस में फिक्स कर सकते हैं, वो थोड़ा सा कम है। तो जितना स्पेस भी है ना, उसमें भी एग्जीक्यूटिव्स की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। ये है अपना क्वेश्चन एंड आंसर वाला आर्टिकल, ये खत्म होता है। नेक्स्ट आर्टिकल है वो है रॉन्ग वे आउट। अभी क्या है, प्याज के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, दिल्ली में 40 रुपए किलो के लगभग बिक रहे हैं और पिछले एक महीने में डबल हो गए हैं दाम। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने एक्सपोर्ट पे स्ट्रेट अवे बैन लगा दिया। तो यहां पर पॉइंट ये आता है कि आप यहां पर कुछ छोटा मोटा भी तो कर सकते थे, क्योंकि प्रीवियस जितने भी हुए हैं इस तरीके के इंसिडेंट, जब महंगाई बढ़ी है, रिटेल प्राइसेस बढ़े हैं, कंज्यूमर जो एक एसेंशियल चीज़ें जो बोल सकते हैं कंजम्पशन की जाती है जो कंज्यूमर्स के द्वारा, तो उनकी अगर प्राइस राइज होती है तो, क्योंकि 2019-20 में ऑनियन का एक्सपोर्ट इंडिया से था 11.50 लाख टन, ठीक है, जिससे लगभग 2320 से भी ज़्यादा करोड़ रुपए की इनकम हुई थी इंडिया को। ऐसे ही इस साल एस्टिमेट और कंप्लीट जो देखें, इस साल की बात की जाए, मतलब प्रीसीडिंग पहले वाली जस्ट अभी जो करंट 2020 तक कंप्लीट हुआ उसमें देखें और अभी करंटली चल रहा है, तो टोटल एक्सपोर्ट एस्टिमेटेड है 21.84 लाख टन, जिससे कि 3468 करोड़ रुपयों की इनकम हो सकती है। तो इस सिचुएशन को अगर देखें और रही सही में हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम चल रही है, इकोनॉमिक क्राइसिस का हम सामना कर रहे हैं, तो आप अचानक से ये इम्पोज करते हो कि बैन कर दिया एक्सपोर्ट को, तो वो कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम का सामना, या फिर कहीं ना कहीं एक डायरेक्ट वो होता है ना कि एक लास्ट रिजॉर्ट जो एक ऑप्शन हुआ करता है, लास्ट रिजॉर्ट का मतलब कि अब तो कुछ नहीं बचा, बस यही करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से तो ये बिल्कुल अंतिम कदम होना चाहिए था, लास्ट कदम होना चाहिए था, जो कि गवर्नमेंट ने शुरू में ही ले लिया। अगर प्रीवियस एपिसोड्स की बात करें, जब जब प्राइस इंक्रीज हुई है तो गवर्नमेंट ने इमीडिएटली इस तरीके से ब्रेक नहीं लगाया, बैन नहीं किया एक्सपोर्ट की, एक्सपोर्ट अब बैन ही है, ठीक है। इससे पहले क्या किया जाता है, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस कि कम से कम 1 टन के ऊपर इतने रुपए तो आप लेकर के ही आओ देश में, अगर आप एक्सपोर्ट करते हो, अगर नहीं लाते हो तो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो। फिर धीरे धीरे आप क्या करते हो, डिस्करेज करते हो सेल्स को कंट्री के बाहर। एकदम से यूं नहीं कि बिल्कुल ब्लैंकेट बैन कर दिया कि अब अलाउड ही नहीं है। अब ये जो आउटराइट बैन है ये लास्ट रिजॉर्ट रहा है हमेशा से, कि कैसे भी करके अगर डोमेस्टिक प्राइसेस अगर लगातार बढ़ती जा रही है ना, तब जाकर के आप केवल बैन करो। अभी तो एक महीने में ही तो डबल हुआ है, थोड़ा और टाइम लगाना चाहिए था। अभी एक्सपोर्ट पे एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बेसिस पे काम करना चाहिए था, इसी तरीके जैसे कि मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस फिक्स कर दो आप कि एक्सपोर्ट कर रहे हो तो इतने रुपए तो कम से कम है, इससे कम रेट के ऊपर आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो हमेशा से गवर्नमेंट ने जो एक टेंडेंसी दिखाई है ग्रेजुअलिज्म, मतलब धीरे धीरे आगे कदम उठाने की, वो कहीं ना कहीं इस बार गवर्नमेंट ने छोड़ दी। लेटेस्ट डेटा के हिसाब से देखें तो हमारा जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जिसके बेसिस पे आरबीआई इन्फ्लेशन टारगेट करता है इंडिया में, जो कि अभी 6.69% है, ठीक है। आरबीआई को रेंज क्या दे रखी है, 4 ± 2 इन्फ्लेशन की, तो 6% का टारगेट मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है। मतलब 2 से 6% तक की विंडो दी हुई है आरबीआई को। तो अब ये 6% से ज़्यादा चला गया, तो एक तो ये थोड़ा सा पैनिक था, पैनिक करने वाली बात थी। दूसरा, इस इंडेक्स में, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में रिटेल प्राइस की बात की जाए ना फूड की, तो वो डिसप्रोपोर्शनेटली 45.86%, मतलब लगभग 50% हिस्सा तो फूड प्राइस की वजह से ही ये इन्फ्लेशन बढ़ी है, जो कि ओवरऑल इंडेक्स में आप देखोगे तो 9.05% ज़्यादा है, मतलब लगभग 9% ज़्यादा पार्ट है फूड इन्फ्लेशन का इस पूरे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन में। तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग इशू था। तो इस तरीके से फूड प्राइसेस का ज़्यादा होना, और दूसरी तरफ आप देखोगे एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है, क्योंकि डिमांड ही नहीं है मार्केट में, सप्लाई डिसरप्शन लॉकडाउन की वजह से था। और दूसरी तरफ आप देखोगे कि अभी अगस्त में जो रेनफॉल, एक्सेसिव रेनफॉल हुआ है ना, जिसकी वजह से खरीफ की जो स्टैंडिंग क्रॉप है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डैमेज हुई है। तो इन दोनों सिचुएशंस की वजह से, एक तो फूड प्राइस इंक्रीज हो रही है, एक स्टैंडिंग क्रॉप अगर डैमेज हो जाती है तो एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन जाती है। तो आरबीआई के पास में जो टारगेट है ना, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स हो जाता है।
आरबीआई का काम भी क्या है, दूसरी तरफ, एक तरफ तो आरबीआई को इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। अब इन्फ्लेशन का मतलब कि मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा है और पैसे को एब्जॉर्ब करना है। दूसरी तरफ इकोनॉमिक क्राइसिस को सामना कर रही है, रिसेशन की तरफ जा रही है, तो डिमांड की कमी भी है। तो कहने का मतलब एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बनी हुई है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो मार्केट में डिमांड है ना जिन पर्टिकुलर चीज़ों की, वो तो देखो लगातार ज़्यादा है। जो कंज्यूमेबल्स हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं अभी, तो उनकी तो प्राइस लगातार बढ़ती जा रही है। बट एक्चुअल में जो ओवरऑल इकोनॉमी में देखा जाए ना, जहां पे सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्राइसिस का सामना कर रहे हैं, वहां पर आरबीआई चाहता है कि वहां पर एक्टिविटीज ज्यादा हो, बट वहां पर एक्टिविटीज रिवाइव ही नहीं हो पा रही हैं। तो अल्टीमेटली ओवरऑल तो इकोनॉमी जा रही है रिसेशन में, जहां पे डिमांड ही नहीं है। और एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, और जिसमें डिमांड है वो लगातार कहीं ना कहीं कंसिस्टेंटली बनती रह रही है और सप्लाई कहीं ना कहीं रुकी हुई है। और ये जो क्रॉप डैमेज हुआ है एक्सेसिव रेनफॉल की वजह से, वो और ज़्यादा सिचुएशन को ग्रेव बना देता है। तो आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करे या ज़्यादा पैसा फेंक के मार्केट में डिमांड बनाए, तो ये एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन रही है, डिलेमा बन रहा है। ठीक है। दूसरी तरफ जो एंटायर पोर्ट सेगमेंट है ना, पोटैटो, ऑनियन और टोमेटो, ये भी एक कॉम्प्लेक्सिटी का एक सीन बनाता है, क्योंकि इनकी रेट भी बहुत ज़्यादा है। मार्केट में कभी जाओ आप तो पता पड़ेगा आपको कि आलू है 35 रुपए किलो बिक रहे हैं, टोमेटोज 50 रुपए किलो, 60 रुपए किलो तक भी बिक रहे हैं। तो यहाँ पर एक कहीं ना कहीं जो इन्फ्लेशन का टारगेट है, इन्फ्लेशन की जो प्रॉब्लम है ना, जो मार है, अल्टीमेटली हाउस होल्ड्स को ही फेस करनी पड़ती है। तो जो करंट एक्सपोर्ट बैन जो गवर्नमेंट ने लगाया ना, तो वहां पर एक सवाल भी उठता है। कैसे? अभी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने, जो करंट सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने मेजर एग्रीकल्चरल लॉज में रिफॉर्म लेके आए, ऑर्डिनेंस लेके आए। अपन देख चुके हैं 3 ऑर्डिनेंस, एसेंशियल कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऐसे करके, और एपीएमसी से बाहर जाकर के आप बेच सकते हो अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को। स्टॉक होल्डिंग जो है उसकी लिमिट्स को ब्रेक कर दिया। बस केवल सर्टेन सर्कमस्टांसेस की सिचुएशन होगी तब जाके गवर्नमेंट बैन कर सकती है कि भाई आप ज़्यादा स्टॉक नहीं कर सकते अपने पास में। कहने का मतलब है आपने एग्रीकल्चर मार्केट को लिबरल करने की कोशिश की, जिससे कि एक ईजी मूवमेंट हो सके कमोडिटीज़ का। तो ये एक तो चेक हो गया कि आप एक तरफ तो दिल्ली में 40 रुपए किलो भाव हो रहे हैं, दूसरी तरफ महाराष्ट्र में ही 1 महीने पहले प्याज 6.5 से 7 रुपए किलो बिक रहे थे। तो ये बैलेंसिंग करने का एक टारगेट बनता है। गवर्नमेंट को इन इश्यूज को जल्दी से जल्दी टैकल करने की जरूरत है, क्योंकि अल्टीमेटली टारगेट क्या है कि भाई एक जगह पे 60 रुपए किलो के अंदर प्याज बिक रहे हैं, एक जगह पे सिर्फ 20 रुपए किलो बिक रहे हैं। तो ये 20 रुपए किलो वाले इस क्षेत्र के जो किसान हैं, उनको एक ऑप्शन तो मिलेगा ना कि 60 रुपए किलो वाले मार्केट में जाके वो बेच सके। अब आप बताओ, जब ये 20 रुपए किलो वाले किसान अचानक से यहाँ जाएंगे 60 रुपए किलो वाले मार्केट में अपने प्याज को बेचने, तो यहाँ पर भी डाउन आएगी प्राइस, और यहाँ पर कमी रहेगी। जो यहाँ पे प्याज ज़्यादा आने वाले थे वो कम हो गए, क्योंकि इधर डाइवर्ट हो गए। तो इस वजह से यहाँ पर भी प्राइस थोड़ा सा राइज होगा। तो अल्टीमेटली बैलेंसिंग होगी कि नहीं, ये चीज़ इंश्योर करने की ज़रूरत है, बजाय कि एक्सपोर्ट बैन करना। क्योंकि एक तरफ तो हम ऑल मोमेंट्स को अलाउ कर रहे हैं, स्टॉकिंग को बढ़ाने की बात कर रहे हैं फार्म प्रोड्यूसर्स की, और दूसरी तरफ हम एक्सपोर्ट को ही बैन कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली टारगेट क्या है? वेलफेयर ऑफ फार्मर्स। तो पॉइंट ये आता है कि अगर आप रीसेंट एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स की बात करते हो, तो एक्सपोर्ट बैन जो है वो कहीं ना कहीं क्रेडिबल ऑप्शन नहीं दिखाई देता है। ठीक है। तो फार्मर्स के लिए एक टफ जॉब वैसे भी बनी रहती है, एक तो प्राइस रिलेटेड अनसर्टेनिटीज और एक वेदर, मौसम। अब आप देखो बारिश ही नहीं आ रही है राजस्थान वाले रीजन की अगर बात करें, और ऑल ओवर इंडिया देखा जाए तो अगस्त के अंदर बात करें, राजस्थान गुजरात इधर एक ब्रेक आ गया है बारिश का। और दूसरी तरफ आप देखोगे तो अगस्त के टाइम पे रेनफॉल एक्सेस में हुआ है, तो स्टैंडिंग क्रॉप ही डैमेज हो गई। तो फार्मिंग सेक्टर है वो तो ऑलरेडी एक टफ टाइम फेस करता रहता है। तो एक हमें एक्सपोर्ट मार्केट बिल्ड करने की ज़रूरत है, एक एंटरप्रेन्योरियल एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। क्योंकि होता क्या है कि कभी भी एक्सपोर्ट मार्केट बनता है ना, तो उसमें टाइम भी लगता है, लोगों की खुद की एंटरप्रेन्योरियल एफर्ट भी लगते हैं, इन्वेस्टमेंट भी होता है, बहुत एनर्जी कंजम्पशन होता है, तब जाके एक्सपोर्ट मार्केट्स बनते हैं। और गवर्नमेंट जो है अभी फिलहाल इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग कंज्यूमर्स की तरफ देख रही है। ठीक है। तो यहाँ पर ज़रूरत यह है कि गवर्नमेंट खुद जो है बफर स्टॉक मेंटेन करे। जब भी प्राइस जो है वो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करे, तो उन बफर स्टॉक का यूज़ किया जाए। फॉर एग्जांपल अभी ऑनियंस की कमी है, तभी तो महंगाई बढ़ी,
तो बफर स्टॉक से वो सप्लाई कर सकते थे ऑनियंस को। दूसरी तरफ मान लो ऑनियंस की अचानक से प्राइस कोलैप्स हो जाती है, तो गवर्नमेंट वो अपने बफर स्टॉक में ऑनियन डाल ले। तो कहने का मतलब प्राइस रेगुलेशन प्रॉपर हो सकता है इससे एसेंशियल फूड स्टफ्स का। तो इससे क्या होगा, फार्मर्स को भी एक फायदा हो जाएगा और दूसरी तरफ कंज्यूमर्स के ऊपर भी बर्डन ज़्यादा नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इन्फ्लेशन का बर्डन केवल प्रोड्यूसर्स पे ही मत डालो, आप थोड़ा बहुत रेगुलेट भी करो प्रॉपरली मार्केट को। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल, वाइटल साइन। अभी एक पेपर पब्लिश हुआ है, वैसे तो कल के एक्सप्लेन में था ये, नेचर एस्ट्रोनॉमी में एक पेपर पब्लिश हुआ है, उसमें ये बताया गया है कि वीनस पे फॉस्फिन गैस मिली है। ठीक है, फॉस्फिन गैस के कुछ रिमेन्स मिले हैं और वो ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं लाइफ एग्जिस्ट करती थी या फिर कर रही है अभी वीनस पे। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो क्या है कि वीनस जो है वो सन से बिल्कुल क्लोजेस्ट, मतलब बहुत विसिनिटी में है। कहने का मतलब पहले तो आ जाता है मर्क्यूरी और फिर वीनस आता है और थर्ड आता है अर्थ। तो वीनस जो है उसकी सन से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होने की वजह से एक तो वहाँ की सरफेस है वो बहुत ज़्यादा हॉट है, इवन लेड है वो भी मेल्ट हो जाता है। या फिर कोई स्पेस प्रोब अर्थ से भेजी जाए, कोई सैटेलाइट वहाँ पे भेजा जाए कि हाँ भाई जाओ आप सर्च करके आओ कि किस तरीके से क्या एक्टिविटीज़ हो रही है वीनस पे। तो वहाँ पर उन प्रोब्स को भी बहुत जल्दी पिक्चर्स लेकर के ट्रांसमिट करनी होती है क्योंकि वो भी डिसफंक्शनल हो जाएंगे जल्दी से। तो कहने का मतलब है इस तरीके का प्लेनेट है जहाँ पर इतनी ग्रेव या फिर एक तरीके से एडवर्स एटमॉस्फेरिक सिचुएशन बनी है, क्लाइमेटिक कंडीशन है, वहाँ पर हम अगर फॉस्फिन गैस के बारे में पता करें कि फॉस्फिन गैस वहाँ पर है जो कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली साइन ऑफ लाइफ, सिग्नेचर ऑफ लाइफ शो करता है कि वहाँ पर जिंदगी है, तो ये कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट इवेंट है अगर एस्ट्रोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। ठीक है, आगे अगर देखें तो वीनस पे अगर अपन देखें अभी, तो वीनस पे लाइफ थी या नहीं ये तो नहीं कह सकते, बट फॉस्फिन गैस का मिलना यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत सारे नेचुरल प्रोसेसेस को शो करता है। कैसे, फॉस्फिन गैस जो है वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ से रिलेटेड या वॉल्केनो से रिलेटेड कोई भी एरप्शन होता है तो वहाँ पर भी ये रिलीज हो सकती हैं। तो वीनस पे तो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता है क्योंकि लिटिल ही, मतलब थोड़ा बहुत ही ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट कर पाते हैं वॉल्केनिक एक्टिविटीज़। बट जो प्लेनेट की टेम्परेचर राइज है ना, टेम्परेचर ज़्यादा होना है ना, वो कहीं ना कहीं लाइफ को सर्वाइव करने से कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी शो करता है। दूसरी तरफ ये जो पेपर है ये कोविड-19 के टाइम पे रिसर्च बेस्ड है, तो इतना ज़्यादा डिटेल में ज़्यादा डिस्कशन नहीं हुआ है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो डेटा जो कलेक्शन है वो कहीं ना कहीं प्रिलिमिनरी है, मतलब शुरुआती तौर पे ही ये आइडिया दिया गया है। ठीक है, तो वीनस पे यहाँ पे इस पेपर के बेसिस पे ये आइडिया दिया गया है कि एक माइल्ड एस्पेक्ट भी रहा हुआ है प्रीवियस टाइम पे जब वाटर जो था वो लिक्विड फॉर्म में रहता था वीनस पे। ओके, जो कि अब जब वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है ना तो लाइफ सपोर्टिंग बन जाता है, जैसे अर्थ पे अपन देख सकते हैं। पर जो फॉस्फिन है वो धीरे धीरे टाइम के साथ में डिके भी हो जाती है। तो अब मिलना फॉस्फिन का डिके होने के बावजूद अगर फॉस्फिन का अभी मिलना, तो कहीं ना कहीं पुराने टाइम पर कभी लाइफ रही होगी, तो उसके कहीं ना कहीं सिग्नेचर्स का एक आइडिया मिलता है, एक अंदाजा लगता है यहाँ पर। ठीक है, वैसे तो फिजिकल प्रोसेसेस जितने भी हैं वीनस पे वो इतना ज़्यादा डिटेल नहीं देते हैं, इतनी एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं कि वहाँ पर लाइफ होगी, बट बेस्ट जो आउटकम हम इस पेपर के बेसिस पे समझ सकते हैं वो ये है कि एयरबोर्न माइक्रोब्स होते हैं जो हवा में उड़ते रहते हैं, उनकी वजह से फॉस्फिन गैस जरूर जनरेट हुई होगी। क्योंकि आप देखोगे कि वीनस का जो एटमॉस्फेयर है ना, वहाँ पे बादल भी सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड के हैं और हॉट सरफेस है, तो वो कहीं ना कहीं इतनी कंड्यूसिव फैसिलिटी नहीं है या सिचुएशन नहीं है जहाँ पर लाइफ सस्टेन कर सके। ठीक है, अब ये जो मिस्ट्री है, ये जो पूरा एक गुत्थी है, इसको तो सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं आगे की रिसर्चेज ही काम करेंगी, जिसमें नासा जो है, जिसने अभी तक तो वीनस को निगलेक्ट किया हुआ है पिछले कुछ दशकों में, मार्स की तरफ अभी कैंपेन चल रहे हैं, चाहे क्यूरियोसिटी हो चाहे कोई सा भी हो, तो अभी तो सबका मंगल की तरफ ध्यान है। यूएसएसआर ने थोड़ा बहुत काम किया था वेनेरा प्रोब भेज करके, पर वो भी इतना कुछ ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। अब बात करें इंडिया की, तो इंडिया पे तो देखो, इंडिया की तरफ से तो अभी तो इतना कोई बड़ा कोई काम हुआ नहीं है, पर हाँ
इंडिया की प्रेजेंस है वीनस पे। वो कैसे? लक्ष्मी प्लेनम करके एक प्लेट्यू है वहाँ पर वीनस पे, लक्ष्मी प्लेनम, ठीक है, जो कि स्मूथ लावा फ्लो से एक प्लेट्यू बना हुआ है, पठार बना हुआ है, जो कि हमारे यहाँ पर जो गॉडेस ऑफ वेल्थ लक्ष्मी, उनके नाम पे वो नाम दिया हुआ है। और वो भी नाम इसलिए दिया हुआ है क्योंकि ग्रीक और रोमन नेम कहीं ना कहीं एग्जॉस्टेड थे, सूटेबल नहीं थे, इसलिए लक्ष्मी नाम दे दिया, हमारे यहाँ से नाम उठा करके वेस्टर्न जो लोग हैं उन लोगों ने मिलके, ठीक है। तो इस तरीके से वीनस पे फॉस्फेन की वजह से अनारोबिक, अनारोबिक का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो लाइफ सस्टेन करती है उनको बोलते हैं। चलो नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। इस तरीके से वीनस का हो गया। कॉल इज ऑन होल्ड, यह आर्टिकल लिखा गया है रजत कथुरिया और ईशा सूरी के द्वारा। देखो, एक टाइम ऐसा था जब टेलीकॉम सेक्टर में जो इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस है, ल्यूक्रेटिव ज्योग्राफिकल लोकेशंस है, जैसे दिल्ली, मुंबई, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, इस जगह पे 12 से 1 दर्जन से भी ज़्यादा टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हुआ करते थे। और पर्टिकुलरली बात करें दिल्ली की तो 2009 में 13 ऑपरेटर्स हुआ करते थे, जहां पर आप देख सकते थे कि हाइपर कॉम्पिटिटिव मार्केट था। हाइपर कॉम्पिटिटिव का मतलब 4-5 जने हो तब तक तो कंपटीशन, अब 13 ऑपरेटर्स अगर compete कर रहे हैं मतलब बहुत ज़्यादा कंपटीशन था उस टाइम पे। तो वहां पर उस टाइम पे एक डोमिनेंट पॉलिसी नैरेटिव निकल के आ रहा था कि अभी हमें ज़रूरत है कि इन 13 ऑपरेटर्स को कंसोलिडेट किया जाए, क्योंकि 13 ऑपरेटर्स का बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि एक इकोनॉमी ऑफ स्केल का जो बेनिफिट होता है ना, जैसे मान लो कि 5 ऑपरेटर्स हैं, उन 5 ऑपरेटर्स का सब्सक्राइबर बेस भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो वो अगर कुछ भी चेंजेस लाना चाह रहे हैं, जैसे 5G ही नेटवर्क नया लॉन्च करने की बात हो रही है, तो उनके लिए अगर वो पूरे इंडिया के अगर 5वें हिस्से पे भी लॉन्च करते हैं, ऑल ओवर इंडिया 5वें हिस्से पे भी जोग्राफिकली अगर लॉन्च करते हैं, सब्सक्राइबर बेस की बात करें तो उनके पास में टोटल पॉपुलेशन का 5वां हिस्सा है, तो कुछ भी चेंजेस लाएंगे तो उनको ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता, ठीक है। दूसरी तरफ अगर 13 जने मिलकर 13 जने अलग अलग अपना काम करेंगे तो उनका जो इकोनॉमी ऑफ स्केल होता है ना, इकोनॉमी ऑफ स्केल का मतलब होता है कि एक यूनिट पे कितना पैसा लगा, और दूसरी तरफ आप देखोगे 15 यूनिट पे कितना पैसा लगा। तो एक यूनिट को एक जना करे, फिर दूसरी यूनिट को दूसरा जना करे, तो उनके तो क्या प्राइस बहुत ज़्यादा होती है, कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। और एक जना ही 15 यूनिट्स प्रोड्यूस कर दे तो उनके कॉस्टिंग कम लगती है। तो वो जो इकोनॉमी ऑफ स्केल होती है ना, उसका बेनिफिट नहीं मिल पाता, और अल्टीमेटली उसका जो प्रेशर है वो कहीं ना कहीं सब्सक्राइबर्स को फेस करना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो फ्रेगमेंटेड स्पेक्ट्रम था ना, डिवाइडेड स्पेक्ट्रम, छोटे छोटे मतलब 13 जो कंपनीज थे उनके बीच में, उसका सब्सक्राइबर्स को कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रेशर फील करना पड़ रहा था। कॉम्पिटिटिव था मार्केट, पर जो इकोनॉमी ऑफ स्केल जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। तो ये चीज़ निकल के आई कि जो 13 ऑपरेटर्स हैं इनको डिवाइड करके आप 3 या 4 में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा कि आप 3-4 में लेके आ जाओगे जो कि इफेक्टिव राइवल होंगे, एक दूसरे को कंपीट करेंगे। तो इससे वो मोनोपोली या डिओपोली नहीं होगी 2 कंपनियों की, या एक कंपनी की दादागिरी नहीं चलेगी, वो मन में आए जैसे पैसे नहीं बढ़ा पाएंगे, और जिसका फायदा कहीं ना कहीं कंज्यूमर को होता रहेगा। ये एक आर्ग्यूमेंट था इस कंसोलिडेशन के पीछे। फिर पिछले एक दशक में 2011 से लेकर अब तक की बात कर रहे हैं, तो कंसोलिडेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। और कंसोलिडेशन प्रोसेस इतना गजब का शुरू होता है कि भाई आज के टाइम पे आपको डोमिनेंट टेलीकॉम ऑपरेटर्स की बात करें तो हमारे यहाँ पर 3 नाम बचे हैं केवल। जियो जब से आया है तब से एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जो है स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो अभी करंटली काम कर रहे हैं। तो अभी ये जो स्ट्रगल है वो है मोनोपोलाइजेशन के थ्रेट के अगेंस्ट, कि कहीं जियो अकेला ही तो एक दादागिरी या फिर पूरा एक होता है ना डोमिनेटिंग फोर्स बन के ना रह जाए। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो अब क्या? तो इसके लिए बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारी चीज़ें जिन पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। देखो, वोडाफोन और आइडिया जो है, ये दोनों ने जब से मर्ज किया है, उसके पहले बहुत सारी कंपनीज 13 थी, 13 में से होती होती अब 3 ही केवल एक डोमिनेटिंग कंपनीज रह चुकी हैं, ये टेलीकॉम ऑपरेटर्स रह चुके हैं। तो अब इनमें से भी वोडाफोन आइडिया की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो और भी ज़्यादा बुरी है। तो केवल डिओपोली भी रह जाती है जियो और एयरटेल की, तो भी कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम का कारण बन सकता है। अगर अपन कंटेस्टेबल मार्केट की बात करें, जहां पे कंटेस्ट हो, कंपटीशन हो, प्रतिस्पर्धा हो, उसकी जो थ्योरी है उसके बेसिस पे अगर देखें तो
जो मोनोपोलीज वाली सेक्टर है ना, मोनोपोली जहाँ पर है, एक कंपनी डोमिनेट कर रही है, तो वहाँ पर भी आप अगर रियल थ्रेट ऑफ एंट्री, मतलब जो नया कोई प्लेयर आना चाहे उसको अगर आप रेगुलेट करके एंट्री दे हो, तो कहीं ना कहीं मोनोपोली करने वाली उस कंपनी को रेगुलेट कर सकते हो। कहने का मतलब कि जो मार्केट प्लेस को आप कॉम्पिटिटिव बनाना चाहते हो, तो उस केस में अगर आप जब तक एक एंट्री लेवल पे ही आप बैरियर्स क्रिएट करके रखोगे और उनको प्रॉपर रेगुलेट करके रखोगे कि भाई एंट्री होगी तो आपको ये फैसिलिटी मिलेगी, ये आप पे रेस्ट्रिक्शंस रहेंगे, तो वो जो मोनोपोली रखने वाली जो कंपनीज है ना, मोनोपोली जो रखेंगी, उनको भी कहीं ना कहीं एक दबाव का महसूस होगा कि भाई ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हमने फॉलो नहीं किया तो हमें भी कहीं ना कहीं प्रेशर का सामना करना पड़ जाएगा। तो जब तक ये जो एक अकाउंटेबिलिटी या फिर ये जो मोनोपोलीज पे जो प्रेशर बनाया जा सकता है, तब तक तो चलो ठीक है कि आप कॉम्पिटिटिव मार्केट को बना सकते हो। पर अगर वो जो मार्केट को एक डिसिप्लिन में लाने की बात कर रहे हैं अपन, जिसमें कि प्राइस सेटिंग फिक्स की जा सके या प्राइस को इस तरीके से रेगुलेट किया जा सके कि एक कंपनी ज़्यादा इस तरीके से एक्सप्लॉइट ना करे। एक छोटा सा कोटेशन बताता हूँ मैं आपको यहाँ पे। जब जियो आया था ना, तो उसके लिए चीज़ आई थी कि बोला कि आप यहाँ पे आओ, एक बैंक्वेट हॉल खोल दिया गया, उसमें ये बोल दिया कि भाई आप आओ, खाना खाओ, फ्री में खाना मिल रहा है। अब सब ने पेट भर के बहुत अच्छा खाना खाया, और फिर उसके बाद में वॉशरूम्स जो होता है ना, वहाँ पे गेट कीपर्स बैठा दिए, बोले कि वॉशरूम यूज़ करने के लिए अब आपको 300 रुपए देने पड़ेंगे। तो इस तरीके की बात भी आती है मोनोपोली के अंदर कि आप एक तरफ से तो सबको लेवरेज दे देते हो और दूसरी तरफ आप कह देते हो कि भाई अब आपको पैसा देना पड़ेगा। अब भाई जिन्होंने खाना खाया है पेट भर के, तो उनको तो जाना तो पड़ेगा ना वॉशरूम। तो इस तरीके से प्राइस डिसिप्लिन भी मेंटेन करना जरूरी होता है। तो उसके लिए कंपटीशन अपने आप में बहुत मैटर करता है। पर ये जो आइडिया है जिसमें आप मोनोपोली को भी आप रेगुलेट करने की बात कर रहे हो, जहां पे प्राइस डिसिप्लिन मेंटेन करने की एस्पिरेशन रख रहे हो, वहां पर भी एक डाउट आता है। क्या? क्योंकि जो पॉलिसी मेकर्स है ना, वो इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। क्योंकि अभी रियल वर्ल्ड की बात करें ना इंडिया की, तो हमारे यहाँ पर कोई भी नया ऑपरेटर एंट्री ही नहीं करना चाहेगा। कारण कि हमारे यहाँ पर जो टेलीकॉम इंडस्ट्री की जो हालात हैं वो बहुत ही खराब हैं। बहुत सारे तो एंट्री बैरियर्स लगाए हुए हैं। क्या टैक्स हैं, लाइसेंस की फ़ी देना, ऑक्शन जो होती है स्पेक्ट्रम्स की उसके चार्जेस ज़्यादा लगना, सारी चीज़ें, स्पेक्ट्रम एक्विजिशन में भी कॉस्टिंग ज़्यादा लगती है, लाइसेंस फ़ी है वो भी बहुत ज़्यादा लगती है, चाहे वो AGR अभी जो सुप्रीम कोर्ट में इशू चल रहा है, ठीक है, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू वाला। इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट जो चाहिए होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है हमारे यहाँ पे। पॉलिसी है वो चेंज होती रहती है, वो उसकी अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता बनी रहती है। तो कहने का मतलब अल्टीमेटली न्यू प्लेयर्स को एंट्री देना बहुत मुश्किल है, या फिर वो एंट्री लेने के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं रहते। तो अगर हम मोनोपोली को अगर खत्म करना चाहें तो हमें न्यू एंट्रेंट को लेके आना पड़ेगा, न्यू ऑपरेटर्स को लाना पड़ेगा, जो कि आज की सिचुएशन को देखते हुए बहुत दूर की बात है। आज 3 टॉप ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं, जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया। तो ये लगभग 90% सब्सक्राइबर बेस को कैप्चर करते हैं। और फोर्थ आता है वो पब्लिक सेक्टर, जैसे BSNL, MTNL, ये तो उनको तो खैर कंसिडर करना ही इररेलेवेंट हो जाएगा अगर अपन कंपटीशन में उतारें, क्योंकि कंपटीशन तो मेनली अपन ध्यान देखो, पब्लिक सेक्टर का रोल जहां आता है जहां पर पब्लिक वेलफेयर की बात की जाए, ठीक है। जबकि कंपटीशन की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में होता है, जहां पे अच्छी क्वालिटी आती है, अच्छी टेक्नोलॉजी आती है कंपटीशन के बेसिस पे, और अच्छी सर्विसेज मिलती हैं। ओके, तो इस तरीके से यहां पर 4 मेजर वो हो गए। और कंपटीशन की बात की जाए तो 3 ही स्टेक होल्डर्स हैं। तो यहां पर अगर पॉलिसी पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, तो हमें कंपटीशन को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। तभी जाके हम हमारा जो डिजिटल एम्बिशन है ना इंडिया का, जिसमें हम टेलीकॉम इंडस्ट्री को $1 ट्रिलियन की करना चाह रहे हैं, वो अचीव तभी हो पाएगी, नहीं तो बहुत दूर का सपना रह जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का रीसेंट जजमेंट, जिसमें इसके बारे में आर्टिकल अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आई होप आपको पता होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो लाइसेंस फ़ी है जिसको डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को देना था, ये जो बड़ी कंपनीज है जिनमें एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जो मेनली है, उनके ऊपर जो था एक तरीके से ड्यूज चल रहा था, AGR मतलब एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। तो ये जो इशू है ना, ये 2003 से लिटिगेशन में आया जा रहा है, मतलब बैक टू बैक कुछ ना कुछ इश्यूज इनमें निकलते आ रहे हैं।
तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दे करके इस पर जो जितने भी पर्दे थे ना, उन पर्दों को हटा दिया, क्लैरिटी ला दी, इस कंटेंशियस इशू को डिफाइन कर दिया कि क्या कौन कौन से कंपोनेंट तो एजीआर के अंडर में आएंगे। एक फेयरनेस आ गई है कि किस तरीके से कौन कौन से चार्जेस एज ए पेनल्टी लगाए जाएंगे और कितना इंटरेस्ट, जितना अभी तक एजीआर 2003 से चल रहा है ना, तो 2003 से लेके अब तक कितना इंटरेस्ट ड्यू है, अनपेड है, जिसको उन कंपनीज को देना होगा गवर्नमेंट को। और एक टाइम पीरियड भी फिक्स कर दिया है कि गवर्नमेंट के साथ में आप अपनी अकाउंट सेटलमेंट को कैसे कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये कंटेंशियस इश्यूज जो थे ना, जिन पे लिटिगेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते थे, कोर्ट में बार बार कोर्ट में जाने का चक्कर जो होता था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिटी ला दी है। अब ये बात पता थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो ये बोल दिया था कि भैया आपको आने वाले कुछ टाइम के अंदर अंदर ये पैसे चुकाने हैं, तो उससे एक डर सा बैठ चुका था कि भाई अगर ऐसा हुआ तो वोडाफोन जैसी जो इंटरनेशनल कंपनीज ने हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट कर रखा है, वो अगर बाहर निकल जाएगी तो एक तरफ तो हम बात करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, और दूसरी तरफ वोडाफोन जैसे स्टैब्लिश्ड कंपनियां यहाँ से विड्रॉ कर रही है, तो वर्ल्ड लेवल पे क्या मैसेज जाएगा? इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा? कहाँ से हम आत्मनिर्भर भारत बनने की कोशिश कर रहे हैं, कहाँ से हम मेक इन इंडिया को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं दूर के सपने हो जाते हैं। तो ये चीज को, इस चीज को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने रिकॉग्नाइज भी किया था कि भाई आने वाले टाइम पे ये जो मॉनेटरी डिमांड जो की गई है ना, सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रेशर बनाया है इन कंपनीज पे, वो कहीं ना कहीं इन ऑपरेटर्स को दूर भगाएगा इंडिया से। इस चीज का ध्यान रखा इंडियन बैंक एसोसिएशन ने भी। तो डीओटी और आईबीए इन दोनों ने मिलकर के और सुप्रीम कोर्ट में अपनी खुद की तरफ से एक प्ली लगाई थी कि भाई आप इनको ये ड्यूज को पे ऑफ करने के लिए 20 साल का टाइम दो, क्योंकि टोटल ड्यू था वो था 1.47 लाख करोड़, 1.47 लाख करोड़ रुपए का ड्यू था इनके ऊपर, जो कंपनीज हैं एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की अगर बात करें। तो इंडियन बैंक एसोसिएशन को भी डर था कि अगर इन लोगों से पैसा टाइम पे नहीं आया, क्योंकि प्रेशर बनेगा तो ये एनपीए में कन्वर्ट होंगे, और एनपीए में कन्वर्ट हो गया तो भाई इनमें तो ऑलरेडी एनपीए का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। तो यहां पर गवर्नमेंट और बैंकिंग एसोसिएशन ने तो ये चीज समझ ली थी कि कैसे करके हम हमारे खुद के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो एनपीएस वाला इशू था, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए तो इंडियन बैंक एसोसिएशन बैंक कोर्ट में गया कि भाई इनको टाइम ज़्यादा दो। दूसरी तरफ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन था, उसका टारगेट था कि कैसे भी करके कंपटीशन तो प्रोटेक्ट करो। अगर ये कंपनियां बैंकरप्ट हो जाती हैं तो केवल एक प्लेयर रह जाएगा, तो कंपटीशन ही नहीं होगा, तो उसकी मोनोपोली हो जाएगी। तो मोनोपोली को रेगुलेट करना इज अ बिग थिंग। कैसे रेगुलेट करोगे आप उसको? तो इस तरीके से दोनों तरफ से एक शुरुआत होती है कि इन कॉन्सिक्वेंसेस को अवॉइड किया जाए। तो कोर्ट ने इनकी बात सुनी भी, और 20 साल की जो डिमांड की गई थी कि हाँ आपके जितने भी ड्यूज हैं उनको रीपे करने के लिए आपको 20 साल का टाइम मिले, ये डिमांड की गई थी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, और एक तरफ था इंडियन बैंक एसोसिएशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि 20 तो नहीं, 10 साल तक आप अपने खुद के पेमेंट्स को कंप्लीट कर दो। ये 10 साल का टाइम मिला। तो इस जजमेंट ने कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पे लिटिगेशंस के ऊपर कैप लगा दिया। बार बार में नई कोई प्रोसीडिंग या कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू नहीं होगी कोई दूसरी एंटिटी के अगेंस्ट में, टेलीकॉम सेक्टर की अगर पर्टिकुलरली बात की जाए। अब बात आती है कि मार्केट का क्या। आपने तो ये अंडरस्टैंडिंग की बात की, एक तरफ बैंक थे, एक तरफ गवर्नमेंट थी, एक तरफ ये ऑपरेटर्स थे, टेलीकॉम ऑपरेटर्स, इनके बीच तो आपने बैलेंस बना दिया। अब मार्केट की तरफ क्या? देखो, वोडाफोन आइडिया जो है ये इस मार में जो एजीआर की जो चोट है, या फिर मार्केट की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया के ऊपर 54,000 करोड़ का एक तरीके से ओवरड्यू है, लायबिलिटी है। अब 10 साल के पीरियड में अगर देखें तो ये क्लैरिटी भी नहीं है कि वाकई में वोडाफोन आइडिया जो है वो फाइट, मतलब इस चीज़ को अपना जो ड्यू है उसको पे कर पाएगा। क्योंकि अगर वोडाफोन आइडिया बाहर निकलता है तो एक वर्चुअल डिओपोली का डर है। डिओपोली का मतलब एयरटेल और जियो रह जाएंगे। तो एक तो ये कंसर्निंग इश्यू है। दूसरी तरफ एयरटेल में देखोगे तो एयरटेल पे लाइबिलिटी जो है वो 26,000 करोड़ की है, वो भी ड्यू है। तो एयरटेल के ऊपर तो आप देखो कि आज के टाइम पे इंडिया जो है वर्ल्ड में टेलीकॉम में जो प्राइसेस होती है ना, अपनी जो टैरिफ प्राइसेस होती है, वो वर्ल्ड में सबसे कम है। अब सबसे कम प्राइस मार्केट में अगर आप 26,000 करोड़ आने वाले 10 सालों में चुकाने की बात करते हो तो वो भी बहुत दूर का सपना दिखता है। ठीक है, तो एयरटेल के पास में तो क्या है, ड्यू 26,000 करोड़ ही है, पर मार्केट में जो
टैरिफ चल रहे हैं, जो चार्जेस लगते हैं इंटरनेट पे या फिर कॉलिंग रेट पे, वो वर्ल्ड में सबसे कम है इंडिया में, तो एयरटेल कैसे रिडीम करेगा पैसा। और वोडाफोन पे तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रेशर है क्योंकि रिपीटेडली लॉसेज, नेट लॉसेज रजिस्टर किए जा रहे हैं। तो एस्टिमेटेड अगर देखें तो जेफरीज इक्विटी रिसर्च ने ये बताया है कि एयरटेल को तो अपना जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर ARPU इसको 10% बढ़ाना होगा और वोडाफोन आइडिया को 27% बढ़ाना होगा, तब जाकर के ये जो AGR का ड्यू है ना, एडजस्टेड जो ग्रॉस रेवेन्यू है, इसके इंपैक्ट को वो कंप्लीटली ऑफसेट कर पाएंगे, एडजस्ट कर पाएंगे इसको। तो यहां पर बात ये आती है, तो एक तरफ तो ये अपनी तरफ से प्राइस राइज करें, तो ये कोई वन साइडेड डिसीजन ही नहीं होता। रीजन बीइंग क्योंकि आपका राइवल कैसे रिस्पॉन्स करेगा वो भी तो देखने वाली चीज है। अब एयरटेल और वोडाफोन इन्होंने तो चलो प्राइस राइज कर दिया, अब उधर जियो बोलेगी नहीं मैं तो कम करूंगा, तो फिर लोग तो जियो की तरफ ही स्विच करेंगे ना, तो ये भी प्रॉब्लम है। तो हो क्या रहा है कि टैरिफ में तो ऑलरेडी इंक्रीमेंट किया जा चुका है, तो ये ऑप्शन भी अब इसमें भी ज़्यादा स्पेस नहीं है कंपनीज के पास में कि वो अपनी जो टैरिफ रेट्स हैं वो बढ़ा सके। तो अब पॉइंट बचता है कि कैसे करके स्टिमुलेशन प्रोवाइड किया जाए जिससे कि इंडिया की डिजिटल एम्बिशन जो है, जिसको $1 ट्रिलियन का बनाना है, वो कहीं ना कहीं पेपर्स पे ही ना रह जाए। तो इसके लिए एक ऑप्शन है कि जो ऑपरेटर्स हैं जिनके पास में कैश की कमी है, एक तरफ तो एयरटेल में कैश की कमी है, तो दूसरी तरफ वोडाफोन है वो बिल्कुल बॉटम में पहुंच चुका है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो इशू निकल के आ रहा है वो आ रहा है नेटवर्क क्वालिटी डेटेरियोरेटिंग। कहने का मतलब नेटवर्क क्वालिटी भी खराब होती जा रही है, 20% तक खराब हो चुकी है, और आने वाले टाइम पे हमें 5G भी लॉन्च करना है। और अभी देखोगे तो करंट फाइनेंशियल हेल्थ को देख करके हमारे, और सेक्टर में के इशू को पर्टिकुलरली देखें, टेलीकॉम सेक्टर को, तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं आने वाला। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर पैसे की कमी तो सीधी सीधी रहने वाली ही है इस सेक्टर में। तो एक ऑप्शन यहां पे बचता है कि कुछ कैश दिया जाए इन ऑपरेटर्स के हाथ में। वो कैसे? जो लाइसेंस फी कलेक्ट की जाती है उसको थोड़ा कम करो या फिर एक बार रोक दो, अबॉलिश कर दो आने वाले कुछ टाइम के लिए। दूसरा, जो स्पेक्ट्रम की ऑक्शंस हो वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस लगते हैं ना, वो आप रिड्यूस करके लो। ऐसा नहीं जो रेगुलर रूटीन चार्जेस आप लगाते हो उससे कम करो। जो हमारी नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018 है ना, वो भी ये चीज़ रिकमेंड करती है कि जो चार्जेस है ना, चाहे वो AGR हो, चाहे फिर लाइसेंस वाली बात हो, या फिर अपन बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव फीस जो भी लगती हैं, उनको आप रैशनलाइज करो, आप समझो, सारे फैक्टर्स को कंसिडर करो, फिर देखो कि कितनी फीस लेनी चाहिए। इससे क्या होगा, इन टेलीकॉम ऑपरेटर्स के हाथ में पैसा होगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे और खुद को स्टैंड करवाने में कैपेबल हो सकेंगे। तो हमें ज़रूरत है कि हमें कंपटीशन को प्रोटेक्ट करना, हम कॉम्पिटिटर्स को नहीं, कंपनीज को प्रोटेक्ट करने की बात नहीं कर रहे हैं, कंपटीशन को प्रोटेक्ट करना हमारे यहाँ पे। यही एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क होना चाहिए। वोडाफोन आइडिया ने तो चलो ठीक है, अब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया उसके बाद में एक रिलीफ की सांस मिली है, उनको रिलीफ मिली है, तो उन्होंने खुद के अपने एक नए एडवर्टाइजमेंट कैंपेन भी शुरू किया है। तो ये कहीं ना कहीं एक इंटेंट शो करता है कि वोडाफोन आइडिया जल्दी से हार मानने वाला नहीं है, वो लंबे टाइम तक कंपटीशन को रखेगा। बट गवर्नमेंट का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो उनको प्ले करने की ज़रूरत है, जो अपन ने लास्ट में जो सजेशन दिया उसको लेकर के। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट अ नैरेटिव ऑफ डिस्ट्रस्ट। डिस्ट्रस्ट का एक नैरेटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है, वो देखते हैं। हितेश जैन के द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल है। सवाल, अभी प्रीवियसली बहुत आर्टिकल्स अपन ने पढ़े हैं जिनमें जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, अकाउंटेबिलिटी, इनके बारे में बात आ रही है। तो यहाँ पर राइटर सीधा उन्हीं राइटर्स को अटैक कर रहे हैं कि भैया आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हो जुडिशरी के इंडिपेंडेंस से रिलेटेड। क्या जुडिशरी की इंडिपेंडेंस तभी चेक होती है जब वो कोई भी लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव एक्शन को बिल्कुल ही ख़त्म करे? ये कोई ज़रूरी थोड़े ना। जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी उसकी खुद का जस्टिस जो डिस्पेंसिंग होती है, जस्टिस जो देती है, न्याय जो देती है, उससे पता पड़ता है। कुछ लोगों ने इस चीज़ को गलत तरीके से ले लिया। आप पॉलिटिकल जो आपकी अलाइनमेंट है उसके बेसिस पे आप जुडिशरी को चलाना चाहो, वो एक पॉसिबल चीज़ नहीं है, ना कभी हुई है। कभी लोगों का, भारत के लोगों का जुडिशरी पे पूरा विश्वास है और हमेशा से ये जानते हैं कि जुडिशरी ने जो भी जस्टिस दी है वो ऑब्जेक्टिवली दी है, सब्जेक्टिवली नहीं। दैट मीन्स फैक्ट्स को ध्यान में रख के ही दिया है। ऐसा नहीं कि कहीं पे इमोशन आ रहा है, कहीं कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर प्रीवियस एग्जाम्पल्स की बात करें तो जो डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है ना कि हाँ जुडिशरी पहले तो इंडिपेंडेंट थी, आज इंडिपेंडेंट नहीं है,
तो उसके लिए बताया जाता है, बोला NJSC अपन ने देखा था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को स्टक डाउन कर दिया था जुडिशरी ने। गोवा माइनिंग केस में देख लो, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ऐसे वर्डिक्ट भी दिए हैं जो गवर्नमेंट के फेवर में नहीं थे। आधार केस की बात कर लो, जिसको प्रीवियस आर्टिकल में तो अपन ने देखा था ना कि आधार से रिलेटेड जो एक्ट आया उसको फाइनेंस बिल दिखा करके राज्यसभा की जो एक स्क्रूटिनी थी उसको बाईपास कर दिया, राज्यसभा कहीं चेक ना कर ले। ठीक है, तो इसमें बोल रहे हैं कि आधार कार्ड को भी तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से नलीफाई करने का काम किया है। वो कैसे? कॉन्स्टिट्यूशनली तो उन्होंने बोला कि बहुत वैलिड है ये आधार कार्ड, बट जो इंटेंट था ना गवर्नमेंट का, जो पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव था, उसके तो अगेंस्ट में चला गया ना। कि गवर्नमेंट ने तो ये बोला था कि जो भी नया कोई फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी मतलब फिनटेक इंडस्ट्री में कोई उतरना चाहे, कोई भी इंडस्ट्री में आना चाहे, तो जो लीकेजेस हैं उनको हटाया जाए। आज आपको पता होगा बैंकिंग में या कहीं पर भी आधार कार्ड पहले तो मैंडेटरी था, फिर बाद में हटा दिया गया। तो उस चीज को स्टक डाउन करना, तो कॉन्स्टिट्यूशनली तो आधार कार्ड को अपहेल्ड किया, बट गवर्नमेंट की पॉलिसी की तो अगेंस्ट में ही गया ना। तो आप कैसे कह सकते हो कि गवर्नमेंट के अलाइनमेंट के ऊपर ही काम कर रहा है सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट ने इसी बीच में RBI के एक फ्रेमवर्क को भी स्टक डाउन किया जिसमें डेट रिकवरी से रिलेटेड इश्यूज को टैकल करना था। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रहा है। ये जो आर्ग्यूमेंट्स है ना, ये आप जब जुडिशरी की फंक्शनिंग आए तब आप नेगेटिव में तो अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या क्या इश्यूज ऐसे रहे हैं जिन पे सुप्रीम कोर्ट अभी वर्डिक्ट नहीं दे रहा, जैसे CAA हो गया या फिर NRC हो गया, कोई भी इशू आ रहा हो अभी करंटली जम्मू कश्मीर का इशू जो चल रहा है जिसमें पिटिशंस लगी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो तो हो गई नेगेटिव में। अब पॉजिटिव में है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अंडरमाइन कर दिया है अपनी एक्टिविटीज़ को गवर्नमेंट के अंडर में, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट्स अपने पास में कलेक्ट हो रहे हैं, आप अच्छे से नोट डाउन करके लिख के रखो, कभी भी लिखने की जरूरत पड़े तो आप जरूर लिखना इनको। ठीक है, कुछ लोग जो है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को यूं कहते हैं कि भाई अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस जो हो रही है वो गवर्नमेंट की चॉइस हो रही है, जबकि अपने को पता है गवर्नमेंट की बहुत लिमिटेड चॉइस होती है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो कॉलेजियन सिस्टम होता है वो लिस्ट ऑफ जजेस की एक लिस्ट बनाता है, वो फिर सेंड करता है किसको? प्रेसिडेंट को। अब प्रेसिडेंट एक बार ही सस्पेंड कर सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस के बेसिस पे। अब दोबारा अगर वो कॉलेजियम ने भेज दिया तो वो फिर मानना पड़ता है नाम। तो यहां पर गवर्नमेंट का भी तो एक लिमिटेड रोल, आप कैसे कह सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस में या जजेस की अपॉइंटमेंट में गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है। दूसरी तरफ आप देखोगे गवर्नमेंट भी तो एग्रेसिव नहीं है आजकल, जो कि इमरजेंसी के टाइम पे हुआ करती थी। उस टाइम पे जिन लोगों को जेलों में रखा गया उनकी एप्लीकेशन जो थी बेल से रिलेटेड उनको भी रिजेक्ट कर दिया गया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट को यह पता था कि ये चीज गलत है, उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम पे रिजेक्ट किया था। कम से कम इतना बुरा हाल तो नहीं है ना, जहां पर आज सुप्रीम कोर्ट रूल ऑफ लॉ को एनफोर्स करने में फेल तो नहीं हो रहा। इसी तरीके से जुडिशरी की अगर फंक्शनिंग की बात करें तो ये भी एक्यूज किया गया है, सुप्रीम कोर्ट पे ब्लेम लगाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है कुछ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या कुछ पॉलिटिकल इश्यूज पर ही, मतलब सर्टेन पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन के अगेंस्ट ही जाता है। कहने का मतलब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के अगेंस्ट में ही काम करता है। तो यहां पर राइटर ये बोल रहे हैं भाई CVC का अपॉइंटमेंट था, ठीक है, तो वो तो कोई पॉलिटिकल डिसीजन नहीं था, उसमें तो अपोजिशन के लीडर भी होते हैं और जो रूलिंग पार्टी है उनके लीडर भी होते हैं, CJI भी होते हैं, ये साथ में बैठ करके स्पीकर ऑफ जो लोकसभा है इनका मतलब सबका से होता है यहाँ पे CVC की अपॉइंटमेंट में। तो वहां पर तो कोई पॉलिटिकल डिसीजन था नहीं, तो उसमें भी तो प्रोसीजरल इलीगैलिटीज देखी गई थी, तो CVC को स्टक डाउन किया था ना सुप्रीम कोर्ट ने। तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बेसिस पे आप कैसे कह सकते हो कि किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के अगेंस्ट में है सुप्रीम कोर्ट इस टाइम पे? नहीं। दूसरी तरफ कोल माइंस का या स्पेक्ट्रम अलोकेशन 2G घोटाला जो आया था वो, या कोल माइंस को जो रिजेक्ट किया था, जो ऑक्शन हो चुका था उसके बावजूद, तो वहां पर तो सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया के रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की थी कि कोई लूट ना ले इन रिसोर्सेज को। तो जुडिशियरी की जो इंडिपेंडेंस है ना, वो तो बेसिक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। हमारा जो जस्टिस सिस्टम है वो गार्जियन है, प्रोटेक्टर है हमारे फंडामेंटल राइट्स का। तो आप कभी भी देखोगे तो जुडिशरी हमेशा से एक काम जो करता है वो बहुत करेजियस होते हैं और विजनरी होते हैं, लंबी सोच के साथ में होते हैं। आप एक तरफ एक थ्रेट लेकर के आते हो, जैसे राज्यसभा का तो अपन ने पहले भी बात की थी, राज्यसभा में इंपीचमेंट का रेजोल्यूशन लाने की कोशिश की गई थी ऑपोजिशन पार्टीज के द्वारा। तो आप सीरियस मैटर्स पे आप इंपीचमेंट लेकर के आओ, नहीं तो क्या होता है जो लोगों का ट्रस्ट है ना जुडिशरी में वो फिर खत्म होना शुरू हो जाता है, जो कि अच्छी बात नहीं है जुडिशरी के लिए और इंडिया के लिए।
अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैब्लिशमेंट की बात की जाए तो जजेस के डिसीजन को आप ये नहीं कह सकते कि कास्ट पे अलाइंड है या गवर्नमेंट के अंडर में सबसर्विएंट जो कहने का मतलब बिल्कुल ही सबऑर्डिनेटली काम कर रहा है गवर्नमेंट के अंडर में सुप्रीम कोर्ट, तो ये लेजिटिमेट क्रिटिसिज्म नहीं है। अभी जस्टिस लोया का केस ले लो या फिर असम में जो डिटेंशन सेंटर्स के लिए जो PIL रजिस्टर की गई है, ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो कहीं ना कहीं इन लिटिगेशंस पे डाउट क्रिएट करते हैं कि वो केवल और केवल ये सोच के आए हैं कि सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं उनके जो लोगों का ट्रस्ट है उसको रिड्यूस किया जाए, तो ये ठीक बात नहीं है। तो हमें यहाँ पर एक डिस्टिंग्विश करने की ज़रूरत है कि हम नैरेटिव ऑफ डिस्ट्रस्ट को हटाएं। दूसरा, कहीं पर जुडिशरी अगर पर्सनल या पॉलिटिकल गेन्स के लिए जाए, दोनों में बहुत डिफरेंस है। कहने का मतलब यह है कि पॉलिटिकल गेन के लिए आप जुडिशरी के ऊपर हर कुछ ब्लेम मत करो। सुप्रीम कोर्ट कोई पॉलिटिकल ऑर्गन नहीं है स्टेट का, और ना सुप्रीम कोर्ट की ऐसी ड्यूटी है जो पॉलिटिकल एस्पिरेशंस को अपीज करे, पॉलिटिकल एस्पिरेशंस को फुलफिल करे लोगों की को। ठीक है, जो जुडिशरी की इंटीग्रिटी और इंडिपेंडेंस है ना, वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अपहेल्ड करने की ज़रूरत है। ये कंटिन्यूस इस तरीके की जो मतलब कंटिन्यूस अटैक जो हो रहे हैं ना, वो रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट में है, नलीफाई करते हैं रूल ऑफ लॉ को जो कि सुप्रीम कोर्ट इंप्लीमेंट करना चाह रहा है। तो इस तरीके से लॉयर और पॉलिटिशियंस जो हैं वो कहीं ना कहीं जुडिशरी की फंक्शनिंग से खुद समझे कि भाई जुडिशरी जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है, वो कोई ऐसा कोई वेसल नहीं है जिसके थ्रू आप अपनी खुद की पर्सनल एम्बिशंस को गेन कर सको नेविगेट करके। ठीक है, तो इस तरीके से आर्टिकल पे अपना ख़त्म होता है। तो ये एडिटोरियल डिस्कशन का थोड़ा लेंदी हो गया, बट समझ में आया होगा आई होप आपको। थैंक यू।